Hello everyone, this is Hima here, your best friend from Blackboard Learners. In the first video, I have explained some portion of hydrosphere from geography portion. And again in the second video, I'm going to complete this hydrosphere chapter. So now we will discuss about the distribution of water. The water, available on the Earth's surface is of two types. Let's see what are they. Fresh water that is available in 3% only, and the salt water that is available in 97%. Okay, so in this diagram you can see all the portion, most of the portion is in blue color, that is total 97% ocean water. and जो ये बहुत लाइट सा एक लेयर हल्का सा आप देख रहे हैं, that is in green color, that is atmospheric water. And this purple color line you are watching, that is rivers and lake water. And this light yellow color line, ये इतना सा पानी ग्राउंड वाटर है. ओके, एंड दिस ग्रे color layer, you can see it is glaciers and ice caps. Okay, and all this blue portion is ocean water. So very less water, very little water we have for the drinking purpose. Now the next is why sea water is salty. Let's see. Sea water is salty because the sea contains a great variety of salt and minerals in solutions. सॉल्यूशन जो पानी है सी में, जो अलग अलग नदियों से पानी मिल जाता है आकर बहकर, उसमें कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो सिल्ट और जो सिल्ट को भी कैरी करता है. तो इस वजह से ये वाटर जो है सी वाटर salty होता है. These minerals are brought down by rivers in the silt they carry. And the salinity means the amount of salt contained in 1000 grams of water. जो salinity है उसको हम कैसे measure करेंगे? वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इन द सेंस की उसकी जो मेजरमेंट है, दैट वी विल एवरेज सॉल्ट कंटेन इज 35 ग्राम पर केजी ऑफ सी वाटर. मींस कि 100 जो 1000 है, 1000 पर उसको 30,000 किलोग्राम पर 35 पर 1000 होगा वाटर. ओके, एंड इसको हम लिखेंगे 3.5%, क्योंकि हम उसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे देन 3.5 वी विल गेट. सो 3.5% जो है वो 1000 किलोग्राम वाटर पर 3.5%, यानी कि 35% सॉल्ट होगा. यानी कि किस तरह से हम इसकी सैलिनिटी को मेजर कर सकते हैं, दिस वी हैव सीन इन दिस स्लाइड. The salinity of the sea varies from place to place. Means कि हम एक तो उसकी salinity को किस तरह measure कर सकते हैं पर 1000 किलोग्राम को. ओके, by means पर 1000 किलोग्राम में 35 ग्राम जो है वो salinity होगी. एंड ये वेरी करेगी, मीन्स की डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये अलग अलग हो सकती है. एंड ये डिपेंड करती है टू मेन फैक्टर्स पर, दैट आर द रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का रेट क्या है आप देख रहे हैं इन दिस पिक्चर. वेरी हॉट सन इज देयर, सीमिंग देयर. तो ये इस जितनी ज्यादा हीट होगी, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होता है, ओशन वाटर उतना ज्यादा इवेपोरेट होता है, ये स्टीम बनकर ऊपर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है. ठीक है, तो व्हाट वी विल सी, ये एक तो इसके इस पर डिपेंड करेगा इवेपोरेशन पर, और दूसरा डिपेंड करेगा द फ्रेश वाटर व्हिच इज एडेड बाय द रिवर्स. जितना भी फ्रेश वाटर इसमें ऐड किया जाएगा ये उस पर भी डिपेंड करेगा. ओके, तो सैलिनिटी डिपेंड करती है एक तो इवेपोरेशन पर, और दूसरा जो फ्रेश वाटर उसमें मिक्स किया जा रहा है उस पर. दिस like, share and subscribe, it's a request. And in the next we will see the Dead Sea. This sea has the maximum salinity of around 31.5. This is because it lies in the tropics. ये tropics areas में है, और which are very hot, and so rate of evaporation is very high. क्योंकि ये इतने ज्यादा hot areas में है जहाँ पर भी heat ज्यादा होगा वहाँ evaporation ज्यादा होगा. तो इसलिए हम इसको dead sea कहते हैं, क्योंकि इसमें salinity जो है बहुत ज्यादा है. ये जो water है that is not for the
यूज और बहुत ज्यादा सैलिनिटी की वजह से ही हम इसको डेड सी भी कहते हैं। इसमें 31.5% जो है वो सैलिनिटी है, एंड क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट है इसलिए। फ्रेश वाटर देखेंगे क्या है। फ्रेश वाटर दैट कंटेन्स वेरी लिटिल डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यानी कि एकदम सॉल्टी वाटर देख रहे थे अभी। सॉल्टी वाटर में क्या था, बहुत ज्यादा सॉल्ट जिसमें मिक्स था, ठीक है। और फ्रेश वाटर यानी कि जिसमें बहुत कम सॉल्ट वाटर मिक्स होगा। 71% जो है हमारी पृथ्वी कवर्ड है पानी से, और उसमें 97% ऑफ अर्थ वाटर इज इन सी वाटर, ठीक है। तो सी वाटर जितना भी 97% ओशंस और सी वाटर है, एंड हमारे पास सिर्फ इसका 3% ही हमारे पास बचता है, दैट इज फ्रेश वाटर। और सैलिनिटी इतनी ज्यादा है 97% वाटर में कि हम इसको कंजम्पशन के लिए अपने ह्यूमन कंजम्पशन इसको मतलब कि हम अपने यूज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली 3% वाटर इज फ्रेश वाटर, और उसमें भी 2/3 जो है दैट इज आइस कैप्स हैं और ग्लेशियर्स हैं, तो हम उनका भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास अर्थ सरफेस पर केवल 1% वाटर है, दैट इज दी फिट फॉर ह्यूमन यूज। दैट्स वाई हम कहते हैं कि पानी बचाना चाहिए, जल ही जीवन है। अगेन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। एटमॉस्फेरिक वाटर है ये हल्का सा लाइट जो ग्रीन है, दैट इज इन पर्पल रिवर्स एंड लेक्स। ग्राउंड वाटर में ये हल्का येलोइश कलर है, एंड जो ग्रे कलर है दैट इज शोइंग ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, एंड जो ब्लू कलर है दैट इज showing the ocean water. So simply we can understand with this picture that all the 97% water, that is sea and ocean water, which is not suitable for use, and this 3% water is only fresh water that we can use. Now we will discuss about the oceans. Oceans are the large water bodies located around the continents. हमारे इस एशिया कॉन्टिनेंट में चारों तरफ जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं दैट इज नोन एज ओशंस। और वो कौन कौन से हैं? देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। 5 बहुत इंपॉर्टेंट ओशंस हैं पृथ्वी पर। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। इन दिस पिक्चर आल्सो यू कैन सी द सेम। The amount of ocean water, the movement of ocean water. Now we will see what are the water is always moving. We all know that it's continuously moving, and this is mainly due to 3 factors, और ये 3 factors हैं जो कि इसके movement को decide करते हैं। The factors, the force of wind, first one is the force of wind, and second is temperature between different parts of seas, जहां अलग अलग सी एरियाज में अलग अलग टेम्परेचर होगा, वो भी इन फैक्टर्स को डिसाइड करेगा, इसको वाटर मूवमेंट को डिसाइड करेगा। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो देयर आर 3 मेन मूवमेंट्स नोटिस्ड इन दी ओशंस आर। कौन कौन से 3 मूवमेंट्स हैं जो कि नोटिस किए गए इन सारे फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो वेव्स हैं, दैट आर द मूवमेंट ऑफ ओशन, एंड द करंट्स एंड वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ओके, these all 3 main movements. First we will understand about the waves. Okay, these are caused by wind. ये wind के through, wind की वजह से बनते हैं। and as the wind blow over a surface of the water, जैसे ये surface of the water पर टच करती है हवा वाटर को, they come in friction and with the water, and by stinking its surface make it rise and fall in crest and troughs. क्या करते हैं इसको ऊपर नीचे जो हवा के जो वाटर के सरफेस को जब तो जो ये हवा वाटर सरफेस को टच करती है, दे कम इन फ्रिक्शन, और उसके वजह से जो है वाटर स्टिंग्स, ठीक है, इट्स सरफेस एंड मेक इट राइज। मींस कि जब ये हवा सरफेस से टकराती है तो कुछ उसमें एक मूवमेंट होता है, ठीक है। ऊपरी सरफेस से जब टकराएगी तो वो ऊपर की तरफ आता है, एंड ऊपर आएगा और नीचे जाएगा, तो उसमें कुछ कर्व से बन जाते हैं, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड क्रेस्ट एंड ट्रॉट्स, और दीज आर कॉल्ड, इन्हीं को हम कहते हैं वेव्स। और इसकी जो स्ट्रेंथ है डिपेंड्स अपॉन दी विंड। स्ट्रेंथ एंड लेंथ और डेप्थ, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी विंड पर।
नेक्स्ट है आपका करंट, ये दिस इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ ओशन एंड द रेगुलर और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ओके, रेगुलर एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है ऑफ द सरफेस वाटर from one place to another, okay, in a sea or an ocean are called currents, means कि एक horizontal regular movement जो कि surface of water पर ocean में या sea में लगातार चल रहा है, that is called ocean current, okay, and the most significant of all are the surface ocean currents. These are the most important, and these currents, you know, regularly influence the navigation, and in the these are the, you know, मोस्टली इन्फ्लुएंस द नेविगेशन, और ये जो शिप्स की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, उसको बदलने में, उसको चेंज करने में भी ये, या उसमें चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं, या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. व्हेनेवर द वाटर करंट्स आर, ओशन करंट्स आर देयर, तो नेविगेशन में कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज होगा, उनकी दिशा में, उनके डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, उनको अफेक्ट करते हैं. मींस जितने भी शिप सेलिंग होगी, शिप सेलिंग को ये ocean currents always affects. Next is warm and cold ocean currents. Warm and cold ocean currents क्या है? When a current is flowing from warmer region to a cooler region. जब भी कोई, सपोज आप समझ लो कि करंट्स क्या है, ऐसे मानो कि एक हवा चल रही है, ठीक है, जब भी वो गर्म एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ चल रही है, इट इज वार्म करंट, और जब वो कूलर रीजन से वार्म रीजन की तरफ चल रही है, दैट इज कोल्ड रीजन. मींस कि इट विल डिपेंड ऑन द नेम. जब वार्म एरिया से चल रही है कोल्ड एरियाज की तरफ तो वार्म करंट, एंड जब कोल्ड एरिया से वार्म की तरफ तो कोल्ड करंट, ओके. एंड यू नो, नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स. अभी हम ओशन करंट्स जो पढ़ रहे थे, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स, तो अब उसका डायरेक्शन क्या है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. द परमानेंट विंड सिस्टम ऑफ द world mainly determines their directions. It is also affected by कुछ फैक्टर्स है जिनके थ्रू ये डायरेक्शन इनका अफेक्ट करता है ओशन करंट्स का. दैट इज शेप ऑफ द एडजॉइनिंग continents, okay. Means क्या, when an ocean current meets a continent, it drifts along its coast. तब क्या होता है, and begins to move almost parallel to the coastline. जब दो करंट्स आपस में मिलते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर, when an ocean current meets a continent in drift, ड्रिफ्ट में along with the coast जब ये मिलेंगे, its coast के साथ, किनारों के साथ जब ये आपस में मिलते हैं, then begins to move ऑलमोस्ट पैरेलल, तब एक दूसरे के साथ ये चलना शुरू कर देते हैं. सपोज दीज आर दी 2 points and when they meets on a drift and they start moving together, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ एक ही कोस्ट लाइन पर पैरेलल चलने लगते हैं, तो इट इज, यू नो, हम इस बात को कह सकते हैं कि दैट इज द इफेक्ट ऑफ द adjoining continents. And next है आपका the rotation of the earth. The movement of the ocean current is, you know, according to the wind, but the rotation of the earth causes the ocean current to deviate towards the right in clockwise direction in the northern hemisphere. Northern hemisphere में ये rotation पर depend करता है कि किस तरह से ocean current move करेगा, and it towards the west or towards the left, or you know, anti-clockwise in the southern hemisphere. Means two particular hemispheres are there. तो एक नदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, एंड सदर्न हेमिस्फीयर पर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो मींस की द रोटेशन ऑफ द अर्थ पर भी डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स की, वो वार्म करंट है या कोल्ड करंट है या किस तरफ जाएगा. दिस डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ. क्लियर? Next is difference between waves and currents. Waves and currents के वेव्स एंड करंट्स के बीच डिफरेंस क्या है, लेट्स सी. एक बार समझने की कोशिश करते हैं. वेव्स हमने अभी पीछे भी पढ़ा था. तो दीज आर, यू नो, टेम्पररी एंड इरेगुलर. टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए है. इरेगुलर है, लगातार नहीं आएंगी, ओके. दीज आर कन्फाइंड टू दी सी सरफेस ओनली, और ये सिर्फ सी सरफेस पर ही आती है. साइज ऑफ द वेव जो है डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ द वाटर. जितनी ज्यादा गहराई होगी वाटर की, सी की, उतना ज्यादा ये उस पर डिपेंड करेंगे वेव्स, ठीक है.
स्पीड ऑफ द वेव्स डिपेंड्स अपॉन लोकल विंड्स, और जो विंड्स की स्पीड होगी वो लोकल विंड्स पर, सॉरी, जो करंट्स की स्पीड होगी वेव्स की वो डिपेंड करेगी लोकल विंड्स पर। जिस तरह की विंड होगी, विंड विल फ्लो उस तरह का इसमें वेव्स की स्पीड होगी, ठीक है। अब लेट्स सी अबाउट द करंट्स। करंट्स क्या है? करंट्स आर दी परमानेंट एंड कंटिन्यू टू फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा कॉन्टिन्यूस, जबकि वेव्स के साथ ऐसा नहीं था। करंट्स हैव देयर इफेक्ट अप टू अ ग्रेट डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराई तक करंट असर करता है। जैसे अभी हमने कहा कि वेव्स जो है उनकी डेप्थ बहुत लाइट होगी और वो बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट नहीं करेंगी, वाटर के सरफेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है करंट के साथ, ये क्या है, बहुत ज्यादा गहराई तक भी इफेक्ट करता है। करंट आर ऑलवेज डीप, बहुत ज्यादा डीप होता है करंट, मींस कि हमें दिखाई नहीं देता बट वी कैन ऑब्जर्व इट, ठीक है। जो हमारे शिप्स हैं वो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको नेविगेशन में, उनके डायरेक्शन चेंज में ये क्या करता है, कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करता है, तो उनके थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेनेटरी विंड्स, और जो प्लेनेटरी विंड्स है अभी ऊपर हमने देखा कि वेव्स जो है वो लोकल विंड्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन करंट्स जो है प्लेनेटरी विंड्स पर डिपेंड करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे। एंड प्लेनेटरी विंड्स और लोकल विंड्स क्या है, for this you have to see the last video which I have sent, उसमें मैंने आपको प्लेनेटरी विंड्स और लोकल विंड्स एक्सप्लेन किए हैं, ओके। तो करंट्स टोटली प्लेनेटरी विंड्स पर डिपेंड करेगा और वेव्स जो है वो लोकल विंड्स पर डिपेंड करती है। सम इम्पोर्टेंट ओशन करंट्स हैं, अभी कुछ इम्पोर्टेंट ओशन करंट्स हैं जिनको पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, गल्फ स्ट्रीम, द लैब्राडोर स्ट्रीम एंड क्यूरोशियो और द जापान current, the Oyashio current, okay. So these are some important current which we can understand कि क्या है ये currents। अभी जो हमने पीछे पढ़े हैं current को समझा है, ocean currents को, तो उसमें कुछ important currents हैं वो ये हैं और इनको भी हम deeply आगे समझेंगे, okay। नेक्स्ट है आपका टाइड्स। अब टाइड्स क्या है, अभी हम वेव्स पढ़ रहे थे, करंट्स पढ़ा हमने, उसके बाद हम टाइड्स को देखेंगे। द वाटर ऑफ द सी राइजेस एंड फॉल्स ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार वाटर जो है समुद्र का ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, ठीक है। द डेली वेदर रिपोर्ट और of our country also give the timings of the tide at some selected places। कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पर इसका टाइमिंग भी फिक्स होता है कि कब ये टाइड्स आएंगी, ओके। दिन में 2 बार आती है, लेकिन कुछ प्लेसेस पर, पर्टिकुलर प्लेसेस पर इनका टाइम भी फिक्स होता है। अब ये रेगुलर और पीरियोडिक राइजिंग है एंड फॉलिंग है ऑफ द सरफेस ऑफ द सी वाटर, और यही हम, इसी को हम टाइड्स कहते हैं, ओके। दीज आर नोन एज द tides। Simply we can say the regular and the periodic rising and falling of the surface of the sea water is called a tide, okay। Tides are very important in harbors। जो हार्बर्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, जो वहां पर टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द वाटर व्हेन राइजिंग रशेस अप इनटू द हार्बर्स फॉर्मिंग अ strong current, but when it falling of the water is called the high tides। जब बहुत ज्यादा tides means कि high tides किसको कहते हैं, जबकि forming a strong current, but when it is falling of the water is called the high tides, ठीक है। तो वाटर जब भी मीन्स कि सिंपली हम कह सकते हैं कि वाटर जब भी ऊपर उठेगा, जब भी गिरेगा नीचे, ये क्या करता है, बंदरगाह पर इंपॉर्टेंट होता है, शिप्स को सेलिंग में हेल्प करता है। सो दीज आर नोन एज द टाइड्स। नेक्स्ट है कि टाइड्स कैसे बनते हैं, हाउ टाइड्स आर कॉज्ड। टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल, जैसे हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल पुल होता है, एक्सरसाइज्ड बाय द सन एंड मून। सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ पर है, उसकी वजह से ये टाइड्स बनते हैं, ठीक है। द रोल ऑफ द मून इज कॉजिंग टाइड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो है एंड सिग्निफिकेंट, बिकॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है। क्यों? बिकॉज इट्स नियरर टू द अर्थ देन द सन, क्योंकि ये अर्थ के ज्यादा पास है सन के अकॉर्डिंग। सन थोड़ा दूर है, इसलिए जो अर्थ का, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा कम असर करता है, और जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा असर करता है। तो इसलिए क्या है, मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर इफेक्टिव टू क्रिएट दी
tides, and the sun and the moon, you know, exerts their combined gravitational pull in the same direction. Same direction में combine अपना mixture gravitational pull जब वो करते हैं, gravitational force जब वो use करते हैं, when they are in the same direction, it results in extra high tides called spring tides. Means कि जब तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सन मून एंड अर्थ, तब क्या होता है, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और इस वजह से क्या होता है, हाई टाइड्स बनते हैं, जिनको हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं. ठीक है. इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, क्वार्टर ऑफ द मून हमने पढ़े हैं कि क्या होते हैं 15-15. तो द सन एंड द अर्थ आर एट राइट एंगल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ. जब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, मून, सन एंड अर्थ, तब क्या होगा, they nullify each other's gravitational pull, and this result in very low tides called neap tides. मतलब कि जब वो एक डायरेक्शन ऐसा आता है जब वो एक दूसरे को से छुप जाते हैं. ठीक है. तो जब वो एक दूसरे को नहीं दिख रहे हैं, तब वहां ग्रेविटेशन का कुछ असर नहीं हो रहा होता है, कम असर हो रहा होता है, और इसीलिए वहां पर लो टाइड्स क्रिएट होते हैं, जिनको हम नीप टाइड्स भी कहते हैं. Now we will see discuss about tsunami. What does it? And tsunami, you know, इसको हम pronounce करेंगे tsunami. Tsunami. Okay. ये एक Japanese word है, made up of two words, जो कि two words का mixture है. सू मीन्स होता है यहाँ पर हार्बर, जिसका मीनिंग होता है बंदरगाह, जहाँ पर की बहुत सारे शिप्स जो है वो लोड और अनलोड किए जाते हैं, वहां पर रुके होते हैं. ओके. एंड नामी का मतलब होता है लॉन्ग वेव्स, इसलिए सुनामी का मतलब होता है लॉन्ग वेव्स स्ट्राइकिंग द हार्बर, जो कि बिल्कुल बंदरगाहों तक आ जाए, इतना ज्यादा हाइट्स. ठीक है. सो अ सुनामी इज, यू नो, नथिंग लेसर देन अ मॉन्स्टर. और ये मतलब कि इसको कम ना जाना जाए, किसी एक मॉन्स्टर से कम नहीं है. दैट इज स्पीड, यू नो, अक्रॉस एज फास्ट एज अ जेट एयरप्लेन. इतनी ज्यादा स्पीड होती है इसकी, जितनी की एक जेट प्लेन की स्पीड, जेट प्लेन की स्पीड होगी, एयरप्लेन की स्पीड होगी, एरोप्लेन की. ओके. सो अ सुनामी इज नॉट अ सिंगल वेव but a series of wave, but better known as wave train. means कि simply सोचिए आप ट्रेन में कितने सारी बोगीज होती हैं, तो इस तरह हम इस सुनामी को भी हम वेव ट्रेन कह सकते हैं. मतलब एक साथ कई सारी वेव्स का आना बहुत ही ज्यादा स्पीड से, जैसे कि कोई एकदम से एरोप्लेन आ रहा हो, इतनी ज्यादा स्पीड से आना इज कॉल्ड सुनामी. और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय जरूर करती हैं. कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, these are your choices. These are your choices, but you have no choice. You have to do like, share, subscribe, comment, press the bell icon, and thank you so very much for watching. I'm Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners. Wait and watch. Stay tuned for the next upcoming interesting videos. Thank you.